हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। यस यस यस, एवरीथिंग इज क्लियर? एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? ऑल क्लियर, वेरी गुड। मॉड्यूल नंबर वन, बायोलॉजी, मॉड्यूल नंबर वन। टॉपिक नेम रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए सर। बच्चों बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं ना, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने, देख रहे हैं आप? बिल्कुल बेसिक से फ्लावर के डायग्राम से स्टार्ट किया है। हमने कहा फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावर होगा नहीं होगा? फ्लावर होगा तो वैसी बात है, कार्पल भी इसमें प्रेजेंट होगा। तो सब हमने यहाँ पे कार्पल को शो कर दिया। कार्पल है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ओवरी प्रेजेंट होगी, पढ़ा है ना आपने? ओवरी प्रेजेंट होगी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। आप जानते हैं ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड दी ओवरी, जानते हैं ना? और सब ये हमने ओवरी की वॉल को शो कर रखा है, ये ओवरी वॉल है, ओवरी वॉल। आप ये भी जानते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस ओवरी कन्वर्ट्स इनटू दी फ्रूट। तो साहब यही ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात करें हम। आप ये भी जानते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल से कन्वर्ट इनटू दी सीड से, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा ऐसा। After fertilization, ovary wall converts into the fruit wall, and fruit wall is also known as pericarp. पढ़ा है आपने? तो साहब जहां पर आपको ओवरी दिखाई दे रही है बच्चों, उस जगह पर अब आपको आगे चल के दिखाई देगा फ्रूट। क्या दिखाई देगा? फ्रूट। ऊपर का पोर्शन गिर जाएगा, स्टाइल स्टिग्मा गिर जाएंगी और आपको फ्रूट दिखाई देगा। कहने का मतलब है जहां पर फ्लावर प्रेजेंट होगा वहां पर अब छोटा सा फ्रूट डेवलप होते हुए दिखाई देगा। अब मुझे बताएं इस फ्रूट के अंदर जो सीड हैं, ये फ्रूट बॉल से कवर्ड है अनकवर्ड है? कवर्ड, कवर्ड है तो एंजियोस्पर्म है। तो याद रहे फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो नोन एज एंजियोस्पर्म से। तो सब फ्लावरिंग प्लांट को कह दिया जाता है एंजियोस्पर्म से। बच्चों हमेशा याद रहे बॉटनी के अंदर जहां पर भी, बॉटनी की बात कर रहा हूं, बॉटनी पर जहां पर भी स्पर्मा टर्म आ जाए या स्पर्म टर्म आ जाए तो इसका मीनिंग आपको सीड से लेना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बताइए पेरिस्पर्म कहाँ प्रेजेंट होगा? पेरिस्पर्म के पीछे स्पर्म आ रहा है तो कहाँ होगा? सीड में होगा साहब। एंडोस्पर्म, पीछे स्पर्म आ रहा है, कहाँ होगा? सीड में प्रेजेंट होगा। तो ध्यान रहे पेरिस्पर्म एंडोस्पर्म मींस स्पर्म की बात कर रहे हैं, सीड की बात कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म के पीछे भी स्पर्म आ रहा नहीं आ रहा? तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम? सीड की बात करेंगे। और एनजीओ का मीनिंग होता है कवर्ड। तो यहाँ पे सीड फ्रूट बॉल से कवर्ड है तो कह दिया एंजियोस्पर्म से है। तो याद रहे फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो नोन एज एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म के दो टाइप होते हैं, आप जानते हैं डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स, ये एंजियोस्पर्म है साहब, एंजियोस्पर्म से ध्यान रहे। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रहे फ्रूट का फॉर्मेशन और किन्हीं प्लांट में नहीं होगा। मुझे बताएं क्या जिम्नोस्पर्म में फ्रूट बनेगा? अरे जिम्नोस्पर्म में फ्लावर का फॉर्मेशन होता ही नहीं है साहब। तो फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फ्रूट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावर है, फ्लावर है तो कार्पल है, कार्पल है तो ओवरी है, ओवरी है तो फ्रूट है, और फ्रूट है तो इसमें सीड है, और सीड है तो कवर्ड है, कवर्ड है तो एंजियोस्पर्म है। तो हम कहेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो नोन एज एंजियोस्पर्म। और फ्रूट का फॉर्मेशन ओनली ओनली एंजियोस्पर्म में होता है। थेलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट से। ध्यान करेंगे फ्लावरिंग प्लांट एक ही है, एंजियोस्पर्म है, डाइकोट मोनोकोट के अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। बात क्लियर है यहां तक? बेसिक पॉइंट क्लियर हुआ? बेसिक से स्टार्ट किया है, नोट करिए साहब, इसे फटाफट नोट कर लीजिएगा।
जब तक हम ऑनलाइन वाले बच्चों की चैट देख लेते हैं। सर योर नेम प्लीज। अरे नाम में क्या रखा है बेटे, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मोबाइल नंबर, अरे अभी से मोबाइल नंबर मांग रहे हैं। सर किसी ने कैमरा ऑन रखा है, ये कैसे पॉसिबल है भैया? भैया कैमरा ऑफ कर दीजिए जिसने भी ऑन कर रखा है। यस। यदि किसी को बोर्ड विजिबल नहीं हो रहा है तो लॉग आउट करके अगेन लॉग इन करना पड़ेगा बच्चों। एकदम क्लियर कट दिखाई दे रहा है यार बोर्ड, तो मुझे भी दिख रहा है यहाँ पे, कितना अच्छा दिख रहा है। इतनी बढ़िया हैंड राइटिंग आ रही है मेरी, देख। चलिए बच्चों आगे बढ़े। अब बच्चे बोल रहे हैं सर एक बार नाम तो बता दो अपना। बेटा मुझे डॉक्टर दिलीप अरोड़ा कहते हैं। डॉक्टर दिलीप अरोड़ा, डीए सर के नाम से बच्चे मुझे जानते हैं। और हर साल में 10,000 बच्चे ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ। कितने बच्चे? 10,000, 10,000 स्टूडेंट हर साल पढ़ाता हूँ। आपके जितने भी घर में सीनियर हों या आपके बड़े भाई बहन हों, उनसे पूछिएगा कि डीए सर पढ़ाने आए हैं, कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है? इतना सा पूछ लीजिएगा, बता देंगे वो कि डीए सर कौन है, कैसा पढ़ाते हैं। ये मत कहना कि सर मोटे मोटे से हैं। इतना सा बोलना है डीए सर पढ़ाने आए हैं, दैट्स ऑल, है ना? चलिए साहब, बच्चे डिस्क्रिप्शन कर देते हैं थोड़े थोड़े गंजे गंजे से। चलिए साहब आगे बढ़ा जाए। बच्चों आगे बढ़े, यहां तक हो गया? नोट कर लिया? चलिए सब आगे बढ़ रहे हैं, रब कर रहा हूं इसे में। अभी हमने कहा कि जहां पर भी बॉटनी में स्पर्मा या स्पर्म टर्म आ जाए उसका मीनिंग सीड से लेना है। अब मुझे बताएं, एक टर्म मैंने लिखी है यहाँ पे, स्पर्मेटोफाइट से। स्पर्मेटोफाइट्स, स्पर्मा टर्म आ रही है, आके देखेंगे आप क्या मीनिंग हो गया? सीड। फाइट्स का मीनिंग क्या होता है? प्लांट्स। सीडेड प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटोफाइट्स। जिन प्लांट में सीड का फॉर्मेशन होता है उन्हें स्पर्मेटोफाइट्स कहा जाता है। इसकी दो कैटेगरी होती हैं, दो टाइप होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, बच्चों दोनों टर्म के पीछे स्पर्म्स आ रहा है, सफिक्स या स्पर्म से। इट मींस दोनों में सीड का फॉर्मेशन होगा नहीं होगा? तो जिम्नोस्पर्म के अंदर भी सीड का फॉर्मेशन होता है और एंजियोस्पर्म के अंदर भी सीड का फॉर्मेशन होता है, दोनों में सीड बनेंगे साहब। आपने ये भी पढ़ा होगा, ग्रीक लैंग्वेज में जिम्नो का मीनिंग होता है नेकेड और एनजीओ का मीनिंग होता है कवर्ड। तो हमने एनजीओ को डिस्कस किया अभी, कवर्ड सीड वाले प्लांट है साहब। अभी हमने कहा कि साहब यहाँ पे जो सीड हैं वो फ्रूट बॉल से कवर्ड हैं। कवर्ड है मीन्स एंजियोस्पर्म से हैं। यही कहा था हमने अभी। अरे कहा था? अब मुझे बताएं, क्या जिम्नोस्पर्म में फ्रूट का फॉर्मेशन होगा? नहीं, फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन सीड का फॉर्मेशन तो होगा। तो सीड कहां डेवलप होंगे? क्या इमली तो लटके हुए होंगे प्लांट पे?
बताइए। अरे जिम्नोस्पर्म में कोन्स होते हैं, फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट होती हैं। तो सब ये फीमेल कोन के अंदर मैंने मेगास्पोरोफिल्स को शो किया है। तो ये फीमेल कोन दिखाया है मैंने यहाँ पे। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर कॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल हैं। इस मेगास्पोरोफिल पर आपको सीड दिखाई देंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये सीड हैं। तो मेगास्पोरोफिल पर सीड को हमने शो कर दिया। मुझे बताएं, ये सीड क्या फ्रूट बॉल से कवर्ड है? कवर्ड नहीं है तो नेकेड मानेंगे नहीं मानेंगे? तो जिम्नोस्पर्म में सीड नेकेड होते हैं, एंजियोस्पर्म में सीड कवर्ड होते हैं। बात यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। कॉन्सेप्ट याद करते हुए चलना है बच्चों। आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद करते हुए चलना है आपको। ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट आया, स्पर्मा का मीनिंग होता है सीड। ठीक है, नोट किया? ऐसे ही नोट करिए, सब फटाफट नोट करिए। आगे बढ़े, चलिए साहब। बच्चों एंजियोस्पर्म के अंदर मोस्ट कॉमन एग्जांपल आता है कैप्सुला। कौन सा एग्जांपल है? कैप्सुला। कैप्सुला को कहा जाता है टिपिकल एंजियोस्पर्म। टिपिकल कैसे कहा जाता है? ऐसा प्लांट जो इजीली अवेलेबल होता है। कैप्सुला का प्लांट इजीली अवेलेबल होता है और इसमें मोस्टली एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसे बोलेंगे इट इज ए टिपिकल एंजियोस्पर्म। बात क्लियर है? तो हमें जब भी एंजियोस्पर्म की स्टडी करनी होती है, हम कैप्सुला की स्टडी करते हैं। अब बच्चों यदि आपके टेस्ट में टॉपिक दे दिया गया लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, आप समझ जाएंगे यही टॉपिक है। रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट को हम लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म आ गया, इट मींस यही टॉपिक, सेम टॉपिक है। शॉर्ट में दे दिया एलओए, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म, एलओए, तो समझ जाएंगे यही टॉपिक चल रहा है। तो एंजियोस्पर्म बोल दीजिए, फ्लावरिंग प्लांट बोल दीजिए, एक ही बात है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बिल्कुल। हम यहाँ पे एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर हम बात करी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होते हैं। बात करी, फर्टिलाइजेशन की बात करी। फर्टिलाइजेशन होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। तो कौन सा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ध्यान करेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन है मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सीड बनेगा। नहीं, अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बनेगा? सीड बनेगा। तो याद रहे, सीड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन हुआ मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, सीड का फॉर्मेशन होगा। तो याद रहे, सीड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? फ्लावर में होगा नहीं होगा? तो फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अरे होगा नहीं होगा? ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी के बोल रहा हूं मैं, सारे पॉइंट एनसीईआरटी का ध्यान रहे। अब सब कैप्सुला इज ऑल्सो नोन एज शेफर्ड पर्स। इसे शेफर्ड पर्स क्यों कह दिया जाता है? बच्चों शेफर्ड जानते हैं आप? जो चरावाहे होते हैं उन्हें शेफर्ड्स बोलते हैं। उन शेफर्ड के पास में एक छोटा सा पर्स होता है, आपने कभी देखा होगा। उस पर्स को क्यों देखा है? इस तरह का होता है, कपड़े का बना हुआ होता है, ऊपर दो डोरी या दो धागे बंधे होते हैं। डोरी खींचती बंद हो जाता है वो। आजकल लोग टंगने भी लगे हैं यहाँ पे, लेडीज को देखना वो टंगा मिलेगा आपको, है ना? वो शेफर्ड पर्स होता है। लेकिन वो जो शेफर्ड्स होते हैं वो अपना जर्दा चूना ऊना उसमें रखते हैं, सुपारी उपारी रखते हैं वो। आप देखना घरों में जो पुरानी दादियां वगैरह होती है ना, उनके पास भी वो पर्स दिखाई देगा आपको। देखा कभी? दो डोरियां हैं, खींचते बंद हो जाता है वो, फिर खोलना पड़ता है उसे, है ना? तो इस प्लांट का जो फ्रूट होता है, कैप्सुला प्लांट का जो फ्रूट होता है, वो शेफर्ड पर्स लाइक होता है, इसलिए इसे शेफर्ड पर्स प्लांट कह दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो कैप्सुला प्लांट में आप आगे चल के पढ़ेंगे, सिलिकुला फ्रूट होता है, और वो सिलिकुला फ्रूट शेफर्ड पर्स लाइक होता है, इसलिए इस प्लांट को हम बोलेंगे शेफर्ड पर्स है।
कैप्सुला का कंप्लीट साइंटिफिक नेम है कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। इट बिलोंग्स टू द फैमिली क्रूसीफेरी एंड क्रूसीफेरी फैमिली इज आल्सो नोन एज ब्रेसिकेसी फैमिली। पढ़ा है आपने फैमिली के अंदर क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी? अरे पढ़ा है। तो क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है। इस फैमिली को ब्रेसिकेसी फैमिली भी कहा जाता है। कैप्सुला का प्लांट एक स्मॉल प्लांट होता है जो कि विंटर सीजन में वीड की फॉर्म में ग्रो करता है। एनुअल प्लांट होता है। एनुअल प्लांट जानते हैं? जो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल विद इन ए सीजन पूरी कर लेता है उसे हम एनुअल प्लांट बोलते हैं। विद इन ए सीजन, चाहे वो 3 महीने में पूरी करे चाहे 4 महीने में पूरी करे, उसे हम बोलेंगे एनुअल प्लांट है साहब। विद इन ए ईयर, 1 साल के अंदर ने सीजन में पूरी कर दी लाइफ तो बोलेंगे एनुअल प्लांट है साहब। बात यहां तक क्लियर है? तो एग्जाम में कैप्सुला पे क्वेश्चन आ गया, इट मींस क्वेश्चन पूछा गया है एंजियोस्पर्म पे। बात क्लियर? अब सब एंजियोस्पर्म के अंदर यदि हम मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो मेन प्लांट बॉडी होती है डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी को कहा जाता है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो मेन प्लांट बॉडी है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब स्पोरोफाइट। आप स्पोरोफाइट कह दीजिए या बोल दीजिए स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। हैप्लॉइड के लिए हम टर्म यूज करते हैं गैमेटोफाइट। क्या टर्म यूज करते हैं? गैमेटोफाइट। मैंने आपसे कहा फीमेल गैमेटोफाइट का प्लॉइड लेवल बताइए, तो एन या 2n? एन फीमेल गैमेटोफाइट आ गया, हैप्लॉइड है। मेल गैमेटोफाइट का प्लॉइड लेवल एन होता है। तो याद रहे गैमेटोफाइट है तो हैप्लॉइड है, स्पोरोफाइट है तो डिप्लॉइड है। तो याद रहे एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफिटिक, मींस डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। और प्लांट बॉडी के अंदर रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट होते हैं। तो रूट, स्टेम एंड लीव्स के अंदर ये प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है, डिवाइडेड होती है। तो रूट का प्लॉइडी लेवल भी होगा 2n, स्टेम का प्लॉइडी लेवल भी होगा 2n एंड लीव्स का प्लॉइडी लेवल भी होगा 2n। ध्यान देंगे तो बोर्ड पे ध्यान दीजिए, नोट बाद में करेंगे आप। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने कहा साहब एक मेज या मक्का का प्लांट है, मेज का प्लांट एंजियोस्पर्म है। मेज क्या है, मक्का क्या है, एंजियोस्पर्म है। अरे मोनोकोट है, मोनोकोट डाइकोट क्या एंजियोस्पर्म होंगे नहीं होंगे? मैंने आपसे कहा कि साहब मेज की रूट एपिडर्मल सेल में 20 क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं। तो बताइए उसकी लीफ मेसोफिल सेल में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? 20। सेम। If 20 chromosomes are present in root epidermal cell of maize, then what will be number of chromosomes in leaf mesophyll cells? तो आपका आंसर जाएगा सेम। रूट स्टेम लीफ की कोई सी भी सेल हो, क्रोमोसोम नंबर सेम होंगे, ध्यान रहे। ऐसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि साहब एंजियोस्पर्म की सीव ट्यूब सेल में 30 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। सीव ट्यूब सेल मतलब फ्लोएम की सेल। तो आप जानते हैं फ्लोएम रूट स्टेम लीफ सब में होगा नहीं होगा? तो रूट स्टेम लीफ की कोई सी भी सेल आ जाए, क्रोमोसोम नंबर सेम है। तो साहब सीव ट्यूब सेल में 30 क्रोमोसोम है। तो बताएं उस प्लांट की पिथ सेल में, पिथ पिथ होता है, पिथ सेल में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? 30। सेम। रूट स्टेम लीफ की कोई सी भी सेल एग्जाम में आ जाए, सेम क्रोमोसोम नंबर टिक करके आना है, ध्यान रहे। इससे क्वेश्चन हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। बेस समझ में आ रहा है आपको? क्या बेस है इसका? जितने भी वेस्कुलर प्लांट हैं, वेस्कुलर प्लांट का मतलब जिनमें वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, उन प्लांट को हम बोलते हैं वेस्कुलर प्लांट। जितने भी वेस्कुलर प्लांट होते हैं उन सब में मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है। टेडोफाइट वेस्कुलर प्लांट है साहब, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है उसके अंदर। जिम्नोस्पर्म वेस्कुलर प्लांट है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है साहब। एंजियोस्पर्म वेस्कुलर प्लांट है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है। तो जितने भी वेस्कुलर प्लांट होते हैं उन सब में मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफिटिक होती है, में डिप्लॉयड होती है। जबकि नॉन वेस्कुलर प्लांट के अंदर मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉयड होती है। थेलोफाइट्स की बात करें, ब्रायोफाइट की बात करें, एल्गी, फंजाई, इनमें कोई जाइलम फ्लोएम नहीं है, थेलोफाइट है, नॉन वेस्कुलर है ऐसा। ब्रायोफाइट है, नॉन वेस्कुलर है, कोई जाइलम फ्लोएम नहीं है। तो मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी? हैप्लॉयड, डिप्लॉयड? हैप्लॉयड। तो याद रहे नॉन वेस्कुलर के अंदर मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉयड होती है और वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है। तो मैं एक पॉइंट यहां पे नोट कर रहा हूं, इन वेस्कुलर प्लांट्स से, इन ऑल वेस्कुलर प्लांट्स से, वेस्कुलर प्लांट्स का मीनिंग समझ में आ रहा है ना? जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज का मतलब जाइलम फ्लोएम। तो जिन प्लांट में वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम है, उन प्लांट को बोलेंगे वेस्कुलर प्लांट्स हैं। इन ऑल वेस्कुलर प्लांट्स मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी हमें देखने को मिलती है। और वेस्कुलर प्लांट के एग्जांपल भी आप चाहें तो लिख दीजिए, टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स,
एंड एंजियोस्पर्म से। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट से। तो मेन प्लांट बॉडी यहां पे है डिप्लॉइड है। आप लोगों ने सारे एसी बंद करवा रखे हैं? क्यों? अरे हम कहा, आप तो गर्मी हो रही है। नो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं? हेटेरोस्पोरस होते हैं। अब जानते हैं हेटेरो का मीनिंग होता है डिफरेंट। ऐसे प्लांट जिनमें दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा उन्हें बोलेंगे हेटेरोस्पोरस प्लांट है सर। माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, दो डिफरेंट टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन होता है। हमेशा याद रहे, जहां पर भी माइक्रो मेगा टर्म आ जाए तो माइक्रो मीन्स होता है मेल और मेगा मीन्स होता है फीमेल। मेल स्पोर को बोलेंगे माइक्रोस्पोर है, फीमेल स्पोर को बोलेंगे मेगा स्पोर है। अब बच्चों ऐसा क्यों है कि मेल को माइक्रो छोटा मान लिया गया और फीमेल को बड़ा गया? क्या आदमी चूहा होता औरत शेर नहीं होती है? नो, ऐसा नहीं होता है। ये टर्म आई है गैमेट से। आप जानते हैं फीमेल गैमेट जिसे एग कहा जाता है, एग का साइज बड़ा होता है तो उसे मेगा गैमेट कह दिया जाता है। स्पर्म का साइज छोटा होता है तो वो मेल गैमेट है तो इसे माइक्रो गैमेट कह दिया जाता है। तो ये टर्म गैमेट से आई है, अप्लाई कर दी गई स्पोर के अंदर। तो एंजियोस्पर्म के अंदर पहले स्पोर बनते हैं, बाद में गैमेट बनते हैं। अभी पूरा ध्यान समझने पे लगाइए बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अपने। माइक्रोस्पोर कहा जाता है पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन का जब जर्मिनेशन होता है तो पोलन ट्यूब बनती है। उस पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट आपने देखे होंगे, ध्यान आया? तो यही माइक्रोस्पोर आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनाता है। क्या बनाता है? मेल गैमेटोफाइट। ये हो गया मेल गैमेटोफाइट, इसमें दो मेल गैमेट आपको दिखाई दे रहे। तो माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा? मेल गैमेटोफाइट बनेगा। और मेगा स्पोर से आगे चल के बनता है एम्ब्रियो सेक। क्या बनता है? एम्ब्रियो सेक। और आपने पढ़ा एम्ब्रियो सेक में एक सिंगल एग सेल होती है, टू सिनर्जिड्स होती हैं, थ्री एंटीपोडल होती हैं, ध्यान आया? तो मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सेक बनता है, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनता है। एम्ब्रियो सेक को बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। तो हम कह सकते हैं मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करता है, माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट फॉर्म करता है। अब टर्म कैसे याद रखनी, बच्चे भूल जाते हैं। जिस स्ट्रक्चर में मेल गैमेट है वो मेल गैमेटोफाइट है। जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन में दो मेल गैमेट है तो क्या बोलेंगे? मेल गैमेटोफाइट है। द स्ट्रक्चर विच इज हैविंग मेल गैमेट्स इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट। और आप जानते हैं इसमें एग सेल है, एग मतलब फीमेल गैमेट हो गया, नहीं हो गया? तो जिस स्ट्रक्चर में फीमेल गैमेट है वो फीमेल गैमेटोफाइट है। तो एम्ब्रियो सेक इज आल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। टर्म समझ में आ रही है? ऐसे याद रखना है। जिस स्ट्रक्चर में फीमेल गैमेट है, एग है, तो उसे बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक को फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन है, मेल गैमेटोफाइट है, उसे मेल गैमेट है। तो जिसमें मेल गैमेट वो मेल गैमेटोफाइट, जिसमें फीमेल गैमेट वो फीमेल गैमेटोफाइट। तो याद रहे, तो माइक्रोस्पोर से बनेगा आगे चल के क्या? मेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर से क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट। तो मुझे बताएं, एंजियोस्पर्म में स्पोर पहले बनते हैं या गैमेट पहले बनते हैं? स्पोर पहले बनते हैं, बाद में गैमेट्स बनते हैं। एग्जाम में सीक्वेंस पूछ लिया जाए तो याद रहे, पहले स्पोर्स बनेंगे, फिर गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, सीड बनेगा। सीक्वेंस लिख देंगे, आप टिक कर देंगे सही। स्पोर, गैमेट, जाइगोट, एम्ब्रियो, देन सीड। उल्टा पुल्टा नहीं कर आए, गैमेट पहले नहीं बनाना है, पहले क्या बनाना है? स्पोर बनाना है। तो याद रहे, एंजियोस्पर्म के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर पहले स्पोर बनते हैं, बाद में गैमेट्स बनते हैं। अरे बात क्लियर है? तो जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म हो, ये प्लांट होते हैं हेटेरोस्पोरस। तो डिफरेंट टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, तो बोलेंगे हेटेरोस्पोरस प्लांट है साहब। बात क्लियर है यहां तक? चलिए साहब।
अब बच्चों इसी पेज नंबर 99 पर अपर साइड में एक पॉइंट दिखाई देगा, फ्लोरिकल्चर का पॉइंट है, देखेंगे लिखा हुआ है फ्लोरिकल्चर। द साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज फ्लोरिकल्चर, लिखा हुआ है वहां पे। आप सिंपल लैंग्वेज में समझे से फूलों की खेती करना कहलाएगा फ्लोरिकल्चर है। फूलों की खेती जो लोग करते हैं फ्लोरिकल्चर करते हैं साहब। आप देखते हैं चौराहे पे फूल माला वाले बैठे होते हैं, ये फ्लोरिकल्चर कर रहे हैं। पहले फ्लावरिंग प्लांट की खेती करी साहब, कल्टीवेट किया उसे, ब्रीडिंग कर दी, उनका मल्टीप्लाई कर दिया साहब, बाद में फूल तोड़ के बेच दिए, मार्केटिंग हो गई साहब, फ्लोरिकल्चर हो गया साहब। बात क्लियर है? अब सब इसी के पेज नंबर 99 के पास वाले पेज पर आएंगे, पीछे नहीं, पास वाले पेज पर, वहां पर प्रोफेसर पी माहेश्वरी का एक फोटो दिखाई देगा, दिखाई दिया? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। लास्ट लाइन टिक करेंगे इसी पेज की लास्ट लाइन, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। बच्चों हम इस टॉपिक को बोलेंगे, एम्ब्रियोलॉजी चल रही है साहब, क्या चल रही है अभी बिहारी? एम्ब्रियोलॉजी। अरे एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टडी करेंगे नहीं करेंगे टॉपिक के अंदर? करेंगे। मेल एंड फीमेल गैमेट हैं, फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा साहब। तो हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, जानता है। तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। बच्चों माहेश्वरी साहब ने बहुत सारी बुक्स पब्लिश करी हैं साहब, लेकिन एक बुक इनकी बहुत फेमस है, और बुक का नेम लिखा हुआ है वहां पे, एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, लिखा हुआ है। ये बुक का नेम आपको याद करना है। इस बुक को मैग्नम ओपस भी कहा जाता है। एक पॉइंट वहां नोट करेंगे, दिस बुक इज ए कंसीडर्ड एज ए मैग्नम ओपस। दिस बुक इज ए, थोड़ा लाइट कलर के मार्कर हो गए, दोबारा लेते। दिस बुक इज कंसीडर्ड एज ए मैग्नम ओपस। इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पी माहेश्वरी साहब की कौन सी बुक को मैग्नम ओपस माना गया है, तो याद रहे इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, मैग्नम ओपस बोलेंगे। मैग्नम ओपस का मीनिंग समझेंगे आप, है ना? किसी भी साइंटिस्ट का, किसी भी ऑथर का जो भी ग्रेटेस्ट वर्क होता है उसे मैग्नम ओपस माना जाता है। पी माहेश्वरी साहब ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, लेकिन एक बुक को उनका ग्रेटेस्ट वर्क माना गया है, हाई क्वालिटी का वर्क माना गया है, इसलिए उसे मैग्नम ओपस कह दिया गया। ध्यान रहेगा, मैग्नम ओपस ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ एनी ऑथर, ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ एनी साइंटिस्ट इज नोन एज मैग्नम ओपस से। बात क्लियर? ये आगे चल के आप पढ़ेंगे, मेडिकल साइंस जब पढ़ेंगे, आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो इस तरह की टर्म आपको देखने को मिलेंगी वहां पे। चलिए सब आगे बढ़ रहे हैं। अब एक साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है वहां पे, गोथे लिखा हुआ है। गोथे साहब ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, ये आपने 11th एनसीईआरटी में पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी टॉपिक के अंदर। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, ये कहने वाले कौन थे? गोथे। इन्हें गुरथर भी कहा जाता है, गुरथर या गोथे कुछ भी कह दीजिए, जॉन गोथे इनका नाम था। गोथे ने कहा फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। इस पॉइंट को आप थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है? ध्यान से इस पॉइंट को समझना है, क्योंकि बहुत सारे एनसीईआरटी के पॉइंट भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बच्चों आपने पढ़ा होगा फ्लावर के स्टोक को कहा जाता है पेडिसिल, पढ़ा है? स्टोक ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पेडिसिल। अपर स्वलन एंड ऑफ पेडिसिल इज नोन एज थैलेमस। पेडिसिल का अपर जो स्वलन पार्ट होता है उसे हम क्या बोलेंगे? थैलेमस है। आपने ये भी देखा होगा फ्लावर में ग्रीन कलर के सेपल्स होते हैं, बहुत सारे सेपल से मिलकर एक वर्ल बनता है, एक चक्र बनता है, और सेपल से मिलकर बनने वाले वर्ल या चक्र को नाम दिया जाता है कैलेक्स से, पढ़ा है?
फ्लावर में बहुत सारे पेटल्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे पेटल्स से मिलकर एक वर्ल या चक्र बनाते हैं, और पेटल्स से मिलकर जो वर्ल या चक्र बनता है उसे कहा जाता है कोरोला। तो पेटल्स से मिलकर कोरोला का फॉर्मेशन हुआ। आपने ये भी पढ़ा है कि फ्लावर के अंदर मैनी स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेमन्स से मिलकर जो वर्ल या चक्र बनता है उसे कहा जाता है एंड्रोशियम। पढ़ा है? तो मैनी स्टेमन्स मिलकर एक चक्र की फॉर्म में आ जाते हैं, उसे एंड्रोशियम कहा जा रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि फ्लावर के अंदर कार्पल प्रेजेंट होता है। कार्पल एक सिंगल कार्पल भी हो सकता है, मैनी कार्पल्स भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एस को ब्रैकेट में लिखा है। सिंगल कार्पल है तो कंडीशन होगी मोनोकार्पलरी, मैनी कार्पल कंडीशन होगी मल्टी कार्पलरी। और कार्पल से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं गाइनोशियम। पढ़ा है ना? गाइनोशियम। फिर याद रखना है जहां पर भी एंड्रोटर्म आ जाए, एंड्रो मीन्स होता है मेल और गाइनो मीन्स होता है फीमेल। आप आगे चल के जब मेडिकल साइंस पढ़ेंगे तो एक सब्जेक्ट आएगा गाइनोकोलॉजी, आएगा नहीं आएगा? फीमेल की स्टडी करेंगे तो गाइनो का मीनिंग फीमेल है, एंड्रो का मीनिंग होता है मेल। अब साहब ये फ्लावर का मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है। मेल एंड फीमेल पार्ट असेंशियल है, असेंशियल है ना? तो इन दोनों वर्ल को, दोनों चक्र को असेंशियल वर्ल्स कहा जाता है, नेसेसरी वर्ल्स कहा जाता है, असेंशियल ऑर्गन्स कहा जाता है, नेसेसरी ऑर्गन्स कहा जाता है, फर्टाइल वर्ल्स फर्टाइल ऑर्गन्स कहा जाता है, और रिप्रोडक्टिव वर्ल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह दिया जाता है कि उनके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। कैलिक्स एंड कोरोला रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये रिप्रोडक्शन में ओनली हेल्प करते हैं, असेस करते हैं, तो उन्हें असेसरी वर्ल्स कह दिया जाता है या असेसरी ऑर्गन्स कह दिया जाता है। मुझे बताएं कैलिक्स कोरोला फर्टाइल है स्टेराइल है? स्टेराइल, तो उन्हें स्टेराइल ऑर्गन्स भी कह दिया जाता है, स्टेराइल वर्ल्स भी कह दिया जाता है, इन्हें वेजिटेटिव वर्ल्स भी कह देता है। वेजिटेटिव वर्ल्स हैं या वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं? तो याद रहे फ्लावर में 4 ऑर्गन हैं। कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। आप ये भी जानते हैं गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करते हैं हम जी से, एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, कोरोला को रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से, एंड कैलिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम के से। तो के सी ए जी ये फ्लावर के 4 ऑर्गन माने जाते हैं। ध्यान रहे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ऑर्गन ऑफ फ्लावर्स, आंसर जाएगा के सी ए जी, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। प्लांट की बात करें तो प्लांट के 3 ऑर्गन आप जानते हैं, रूट, स्टेम, लीफ प्लांट का ऑर्गन है। प्लांट का चौथा ऑर्गन फ्लावर भी माना जाता है, बाद में फ्लावर आ जाता है तो वो भी प्लांट का ऑर्गन है। एनसीईआरटी ने लिखा है फ्लावर इज ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ ए प्लांट, फ्लावर इज ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। तो फ्लावर को प्लांट का ऑर्गन माना जा रहा है, और फ्लावर खुद के भी 4 ऑर्गन है, देख रहे हैं साहब आप? कैसी है? 4 ऑर्गन है, सब ध्यान करेंगे, है ना? अरे बेसिक चीज समझ में आ रही है? अब साहब मैं शूट की बात करने जा रहा हूं। बच्चों आपने पढ़ा होगा शूट, कहीं पढ़ा है शूट के बारे में? एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज शूट। प्लांट का जो भी एरियल पार्ट होता है उसे हम शूट कहते हैं। शूट में स्टेम भी आ गया, लीफ भी आ गई साहब। अब शुरुआत में शूट पे फ्लावर नहीं है साहब, तो इस तरह का सिंपल सा शूट मैंने यहां पे दिखा दिया, तो हमने कह दिया साहब ये शूट है। शूट में सिंपल सा लिख दिया मैंने, स्टेम प्लस लीव्स को कलेक्टिवली हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? शूट कह रहे हैं, है ना? अभी सब इसे फ्लावर फ्रूट नहीं आए हैं, तो शूट हो गया नहीं हो गया? बिना लीफ का है तो स्टेम बोलेंगे नहीं बोलेंगे? और विद लीफ है तो शूट बोलेंगे। अरे स्टेम शूट में डिफरेंस तो पता है ना? विदाउट लीफ का है तो स्टेम है, विद लीफ है तो शूट हो गया, स्टेम प्लस लीफ शूट हो गया साहब। और आपने ये भी पढ़ा है जिस प्लेस पर लीफ का डेवलपमेंट होता है उस प्लेस को नोड कहा जाता है। तो नोड पर लीफ का डेवलपमेंट होता नहीं होता? और 2 नोड के बीच का रीजन क्या कहलाता है? इंटरनोड। तो साहब ये 2 नोड के बीच में आपको इंटरनोड दिखाई देगा, तो हम कह सकते हैं नोड इंटरनोड स्टेम पर प्रेजेंट होते हैं, और जिस प्लेस पर लीफ डेवलप होगी उसे नोड बोल रहे हैं हम, यहाँ पे ध्यान करेंगे। गोथे साहब ने कह दिया फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट है, तो गोथे साहब ने इस फ्लावर को मॉडिफाइड शूट मान लिया साहब। क्या मान लिया? मॉडिफाइड शूट है। गोथे अपने जमाने के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। गोथे का स्टेटमेंट जब इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुआ, साइंटिस्ट वर्ल्ड में खलबली मच गई कि मिस्टर गोथे ने कह दिया फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। कुछ साइंटिस्ट गोथे के एंटी थे, अपोजिट थे। उन्होंने कहा मिस्टर गोथे हैज बिकम मेड। गोथा पागल हो गया, गोथा फालतू की बातें कर रहा है। गोथा कह रहा है फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज इम्पॉसिबल। तो कोई साइंटिस्ट ने इसका अपोज कर दिया साहब। गोथे ने भी चीजों को समझाया कि आप मेरी बात समझें, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। गोथे ने कहा कि साहब
ये जो थैलेमस आपको दिखाई दे रहा है, इस थैलेमस पर 4 नोड्स होते हैं। ध्यान देंगे, पूरा बोर्ड पर ध्यान देंगे। गोथे ने कहा इस थैलेमस पर लोअर मोस्ट नोड पर सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, सेकंड नोड पर पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, थर्ड नोड पर स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड फोर्थ नोड पर कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। तो गोथे ने कहा इस थैलेमस में नोड्स प्रेजेंट हैं। कितने नोड है? 4 नोड्स हैं, और 4 नोड के बीच में 3 इंटर नोड्स हैं। तो गोथी के अकॉर्डिंग यहाँ नोड्स इंटर नोड्स हैं, इट मींस स्टेम लाइक हो गया नहीं हो गया? अरे इस तरह हो गया नहीं हो गया? और जो भी स्ट्रक्चर नोड पे डेवलप होता है उसे लीफ माना जाता है। तो सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल को फ्लावर की लीफ माना गया है। तो याद है एग्जाम में पूछे फ्लोरल लीव्स आर, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, ये सब फ्लावर की लीव्स माने गए हैं क्योंकि नोड पे डेवलप हो रहे हैं साहब ये। तो साहब स्टेम भी है, लीव्स भी है, तो शूट हो गया नहीं हो गया? अरे शूट हो गया नहीं हो गया? तो ये शूट हो गया साहब, ध्यान रहे। तो साहब इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं। नोट करना चाह रहे हैं आप? इसे नोट कर लीजिए पहले से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सत्यजीत, मजा आ गया सर, अरे वाह, वेरी गुड बेटा। कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी पढ़िए आप में से, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम। एलन के जितने भी टॉपर बैच है सब मैं ही पढ़ाता हूँ, चाहे वो एंथ्यूज के हों चाहे अचीवर के हों, सारे SRG टॉपर ऊपर सब मैं ही पढ़ाता हूँ भैया। 10,000 बच्चे हर साल पढ़ाता हूँ, बताया मैंने अभी आपको। ये एलन के जितने भी मैक्सिमम टॉपर हैं ये सब हमारे देख रेख में निकले हैं। जो चीज मैं उनको पढ़ाता हूँ वो आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके अंदर भी टॉपर बैठे हुए हैं। अरे है नहीं है? अरे टॉपर अलग से थोड़ी होते हैं, आप जैसे बच्चों से टॉपर निकल के आते हैं। तो जो चीज उनको पढ़ाता हूँ मैं वही आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट उनके क्लियर करता हूँ वो आपकी क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान रहे। आप लोगों ने गर्मी बहुत कर रखी है। एसी ऑन करवा दे? हाँ, 1-2 एसी ऑन करवा देते हैं, है ना? हम्म। हम्म। लड़की उसे पढ़ा रही है? अब बच्चों बोर्ड पे ध्यान दीजिए, मैंने लिखा थैलेमस मॉडिफाइड स्टेम को रिप्रेजेंट करता है। पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, थैलेमस मॉडिफाइड स्टेम। अब मैंने यहाँ से सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल सबको हटा दिया, थैलेमस बचेगा नहीं बचेगा? उस पर दिखाई देंगे नोट्स, इंटर नोट्स, तो क्या हो गया? मॉडिफाइड स्टेम हो गया नहीं हो गया? तो थैलेमस मॉडिफाइड स्टेम है, पहली बात। प्लस लिख दिया मैंने फ्लोरल बल्स, कैलिक्स, कोला, एंडोस्टियम, गाइनोस्टियम के जितने भी पार्ट्स हैं इन सबको बोलेंगे फ्लोरल लीव्स हैं। क्या है? फ्लोरल लीव्स, क्योंकि ये नोड पे डेवलप हो रहे हैं। तो साहब स्टेम भी है, लीव्स भी है, तो शूट हो गया नहीं हो गया? अरे फ्लावर को शूट मानेंगे नहीं मानेंगे? क्योंकि साहब यहाँ स्टेम भी है, ये मॉडिफाइड स्टेम है ये, और ये लीव्स है। तो लीव्स प्लस स्टेम इज इक्वल टू शूट, यही तो काम है। तो हो गया, शूट हो गया साहब ये। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है। थैलेमस को माना जाता है मॉडिफाइड स्टेम, फ्लावर को माना जाता है मॉडिफाइड शूट है।
ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं इस थैलेमस में से सारे पार्ट्स को हटा रहा हूँ। सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल को मैंने रिमूव कर दिया, थैलेमस बच गया। उसमें आपको दिखाई देंगे नोड्स, इंटरनोड्स, जैसे स्टेम में होते हैं ऐसे यहाँ पे दिखाई देंगे। तो थैलेमस को मान लिया गया मॉडिफाइड स्टेम है, और जो भी स्ट्रक्चर नोड पे डेवलप होता है उसे फ्लावर की लीफ माना गया। तो ये सब फ्लावर की लीव्स हैं, स्टेम पर लीव्स डेवलप हो रही हैं, तो शूट हो गया सब। एक टर्म आती है माइक्रोस्पोरोफिल, स्टेमन को कह दिया जाता है माइक्रोस्पोरोफिल। स्टेमन इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोलेंगे स्टेमन को? माइक्रोस्पोरोफिल। अब बच्चों पीछे फिल आ रहा है, फिल मतलब लीफ। फिल का क्या मतलब होता है? लीफ। ऐसी लीफ जिसमें माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे उससे बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल है। तो स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल के इक्विवेलेंट कहते हैं, या इसे माइक्रोस्पोरोफिल भी कह दिया जाता है। अब मुझे बताएं कार्पल को क्या बोलना चाहिए? मेगास्पोरोफिल, यस। The carpel is also known as मेगास्पोरोफिल। तो सब कार्पल को मेगास्पोरोफिल कह दिया जाता है, ध्यान रहे। ऐसी लीव जिसमें मेगास्पोर डेवलप होंगे उसे हम बोलेंगे मेगास्पोरोफिल है। ये टर्म यूजुअली जिम्नोस्पर्म में यूज करते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर भी उसको इक्विवेलेंट मान लिया जाता है। तो स्टेमन है माइक्रोस्पोरोफिल कह दिया जाता है, कार्पल को मेगास्पोरोफिल कह दिया जाता है। ठीक है। फिल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि स्ट्रक्चर लीफ लाइक है, लीफ के मॉडिफिकेशन से बने एक्चुअली में, ऐसा मानते हैं। सारे पॉइंट क्लियर हुए? अब गोथे साहब ने तो कह दिया कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। साइंटिस्ट का गोथे साहब थोड़ा एक्सप्लेन तो करें इसे। गोथे ने कहा कि साहब यहाँ पे नोड्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में 3 इंटरनोड्स हैं, और ये इंटरनोड्स हाईली रिड्यूस्ड होते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं, इसलिए नेकेड आई से हमें दिखाई नहीं देते हैं। साइंटिस्ट का गोथे साहब जब नेकेड आई से दिखते ही नहीं है तो आपने कैसे देख ली? हमें एविडेंस चाहिए, हमें सबूत चाहिए, हमें साक्ष्य चाहिए, हमें प्रमाण चाहिए, हमें एविडेंस दीजिए साहब। तो उनके फेवर में कुछ एविडेंस सामने आए। अब बात करने जा रहे हैं एविडेंसेज इन फेवर ऑफ गोथे, और हम डिस्कस करेंगे एंथोफोर, एंड्रोफोर, गाइनोफोर, गाइनेंड्रोफोर, इन सबको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हैं? रब कर दूं बच्चों से? चलिए साहब, ये सारे पॉइंट आप 11th में पढ़ चुके हैं, ध्यान करेंगे। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट 11th में पढ़ा है, लेकिन कई बच्चों को ध्यान ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने पढ़ा दिया। ये तो तभी नहीं हो रहा ग्रीन वाला तो। चलिए साहब, सबसे पहले आते हैं एंथोफोर पर। बच्चों प्लांट है साइलिन प्लांट है। साइलिन प्लांट में कैलिक्स एंड कोरोला के बीच में प्रेजेंट इंटरनोड का इलोंगेशन हो जाता है। कैलिक्स एंड कोरोला के बीच में प्रेजेंट इंटरनोड का इलोंगेशन हमें देखने को मिलता है साइलिन प्लांट के अंदर, और इसे कहा जाता है एंथोफोर। डायग्राम से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए साहब, ये मैंने फ्लावर का डायग्राम लिया है, ये दिखाया है मैंने यहाँ पे कोरोला, ये मैंने शो किया है कैलिक्स को। इन दोनों के बीच में इंटरनोड का इलोंगेशन दिखाई दे रहा है आपको, इसे कहा गया एंथोफोर। elongated internode between calyx and corolla is known as एंथोफोर, और ये हमें देखने को मिलता है साइलिन प्लांट के अंदर। सेकेंड इंटरनोड का इलोंगेशन देखने को मिला पैसिफ्लोरा प्लांट के अंदर, पैसिफ्लोरा के अंदर। अब देखिए साहब, सेकेंड इंटरनोड का इलोंगेशन देखने को मिला पैसिफ्लोरा प्लांट के अंदर। इस प्लांट में एंड्रोशियम एंड कोरोला के बीच में प्रेजेंट इंटरनोड इलोंगेट हो गया साहब, दिखाई दे रहा है आपको? ये आपने एंड्रोशियम देखा, ये आपने देखा कोरोला, इनके बीच में आपको दिख रहा है
इलोंगेटेड इंटरनोड, इसे नाम दिया गया एंड्रोफोर। ये एंड्रोफोर है, एंथोफोर नहीं है, ध्यान करेंगे। और ये हमें दिखाई देता है पैसिफ्लोरा प्लांट के अंदर। थर्ड एंड टॉप मोस्ट इंटरनोड का इलोंगेशन देखने को मिला कैपरिस प्लांट के अंदर। तो कैपरिस प्लांट में थर्ड एंड टॉप मोस्ट इंटरनोड का इलोंगेशन दिखाई दिया, इसे नाम दिया गया गाइनोफोर। तो गाइनोफोर इज प्रेजेंट बिटवीन दी एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। गाइनोफोर किस प्लांट में दिखाई दिया? ये कैपरिस प्लांट में देखने को मिला। देखिए सब यहाँ पे 3 प्लांट है और 3 इंटरनोड का इलोंगेशन आपको सामने दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं आप? गोथे ने कहा था फ्लावर में इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोस्टली फ्लावर में रिड्यूस्ड फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट के अंदर इनका इलोंगेशन हो जाता है, जो प्रूव करता है कि वास्तव में इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। तो ये एविडेंस सामने आने के बाद साइंटिस्ट को मानना पड़ा फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। बात क्लियर यहां तक? अब इसे कैसे याद करना देखेंगे आप। बिलो दी गाइनोशियम है तो गाइनोफोर है, बिलो दी गाइनोशियम तो गाइनोफोर, बिलो दी एंड्रोशियम है तो एंड्रोफोर है। तो याद हो गए, बिलो दी गाइनोशियम, बिलो दी एंड्रोशियम, बिलो दी कोरोला याद करना पड़ेगा, एंथोफोर है। तो याद हो गए आपको, है ना? डायग्राम बना लीजिए फटाफट। अब ये ना सोचें कि 2 स्टेमन होते हैं, ये तो सिंबॉलिक दिखाया मैंने, 2 स्टेमन, ठीक है। राइट साइड नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है बेटा यार, स्क्रीन ब्लर्ड हो रही है। बेटा एग्जाम्पल जो याद करने के वो मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, वही एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। ऑल इज फाइन। अरे सब तो सही चल रहा है यार। हाँ, रेट से मैंने पॉइंट किया है वो, अभी समझाऊंगा मैं, है ना, 1 मिनट समझाऊंगा। सब ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड।
चलिए साहब, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अब वो प्लांट का नाम है गाइन एंड्रोप्सिस। इसी प्लांट का दूसरा नाम है किलियोम गाइनेंड्रा। अब ध्यान देखिए साहब, इस प्लांट में आपको गाइनोफोर एंडोफोर दोनों दिखाई दे रहे हैं। यदि एक ही फ्लावर में दोनों प्रेजेंट होंगे तो उन्हें कलेक्टिवली बोलेंगे गाइनेंड्रोफोर या बोलेंगे एंड्रोगाइनोफोर। अब बच्चों टर्म देखिएगा, गाइन एंड्रो गाइनोफोर एंड्रोफोर दोनों है तो कह दिया गाइनेंड्रोफोर है। इसी का सेकंड नेम एंड्रोगाइनोफोर, एंड्रोफोर गाइनोफोर दोनों प्रेजेंट है तो कलेक्टिवली कह दिया एंड्रोगाइनोफोर है, गाइनेंड्रोफोर है। अब प्लांट का नाम लिखेंगे गाइन एंड्रोप्सिस, गाइन एंड्रो, टर्म आते ही समझ जाएंगे तुरंत, गाइन एंड्रो, गाइनोफोर एंड्रोफोर दोनों प्रेजेंट हैं। इसी का सेकंड नेम है क्लियोम गाइनेंड्रा, गाइन एंड्रा गाइनोफोर एंड्रोफोर दोनों प्रेजेंट हैं तो कह दिया क्लियोम गाइनेंड्रा है। बात क्लियर है यहां तक? प्लांट का नेम देखते ही तुरंत समझ में आना चाहिए कि साहब इस प्लांट के अंदर दोनों प्रेजेंट हैं, गाइनोफोर भी है एंड्रोफोर भी प्रेजेंट हैं। आगे बढ़ा जाए, ये डायग्राम भी ड्रॉ करिए बच्चों। तो याद रहे किसी फ्लावर के अंदर यदि गाइनोफोर एंड्रोफोर दोनों होते हैं तो इन्हें कलेक्टिवली गाइनेंड्रोफोर या एंड्रोगाइनोफोर कह दिया जाता है। तो याद रहे बिलो दी गाइनोशियम गाइनोफोर, बिलो दी एंड्रोशियम एंड्रोफोर, बिलो दी कोरला एंथोफोर। अब सब एक ट्रिक से इनको ये एग्जांपल भी याद करना है। एसपी विद कैप, एक पुलिस के एसपी हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कैप लगा रखी है। एस फॉर साइलीन, एस फॉर साइलीन, पी फॉर पैसीफ्लोरा एंड के फॉर कैपरेस, कैपरेस, एसपी विद कैप। फर्स्ट लोअर मोस्ट इंटरनोड का इलोंगेशन आपको दिखाई देगा साइलिन प्लांट में, मिडिल इंटरनोड का इलोंगेशन पेसिफ्लोरा प्लांट में दिखाई देगा, थर्ड एंड टॉप मोस्ट इंटरनोड का इलोंगेशन दिखाई देगा कैपरिस प्लांट के अंदर। तो एसपी विद कैप से आपको ये याद करना है। तो एग्जांपल भी याद हो गए सब आपको। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे बोर्ड पर। एक प्लांट है उसका नाम है म्यूसाइंडा। इस प्लांट में फ्लावर बहुत छोटा होता है, स्मॉल साइज का होता है, दूर से विजिबल नहीं होता है। कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में फ्लावर का कोई सा भी एक सेपल है लार्ज हो जाता है, ब्राइट येलो कलर का हो जाता है। इसका फंक्शन होता है अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। इसे नाम दिया गया एडवर्टाइजमेंट फ्लेग। किस प्लांट में है? म्यूसाइंडा में है। आप देख रहे हैं सेपल लीफ लाइक हो गया नहीं हो गया? सेपल लीफ लाइक हो गया है। और गोथे ने यही तो कहा था, सेपल इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। अरे कहा था। तो एक एविडेंस ये भी गोथे के फेवर में आ गया साहब, इस सेपल को लीफ का मॉडिफिकेशन माना गया और यहाँ पे सेपल लीफ लाइक आपको दिखाई दे भी रहा है। अब इसे कैसे याद करना है पहले सुन लें। ग्रेट खली का नाम सुना है? लंबा चौड़ा मुस्टंडा है, वो मुस्टंडा, ये मूसाइंडा है। जब एशियन गेम्स हुए थे तो ग्रेट खली के हाथ में इंडिया का फ्लैग था, फ्लैग बियरर था ग्रेट खली। तो मुस्टंडा के हाथ में फ्लैग तो म्यूसाइंडा में फ्लैग। याद हो गया? मुस्टंडा के हाथ में फ्लैग तो म्यूसाइंडा में फ्लैग, ऐसे याद करना है इसे। इधर के पॉइंट्स रब कर दूं बच्चों?
चलिए साहब आगे बढ़े। अब बच्चों हम मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक प्लांट को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट एनसीईआरटी के आएंगे। एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसके भी कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, ध्यान से चीजों को समझना है। मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक प्लांट पढ़ने से पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल प्लांट्स किसे कहा जाता है। पहले इन पॉइंट को थोड़ा समझेंगे। एनुअल का मतलब एक साल होता है, जानते हैं आप। ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ विद इन ईयर पूरी करते हैं, मींस एक सीजन में पूरी करते हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे एनुअल प्लांट है। एक साल के अंदर अंदर लाइफ पूरी कर रहा है, मींस विद इन ए सीजन अपनी लाइफ पूरी कर रहा है, तो बोलेंगे एनुअल प्लांट है। आपके घर में जिसकी भी चपाती आती है, चपाती बनती है, वो सारे प्लांट एनुअल है। चपाती वाले, गेहूं की चपाती, मक्का की चपाती, ज्वार की चपाती, बाजरे की चपाती, जौ की चपाती, जई की चपाती, घास की चपाती। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के बैटल में घास की चपाती खाई थी, ध्यान करेंगे आप। मैंने घास की चपाती इसलिए बोला है, चपाती वाले सारे प्लांट की फैमिली ग्रास फैमिली है, और ग्रास फैमिली को पोएसिया ग्रामिनी कहा जाता है। तो आपने पूरी फैमिली के एग्जांपल याद कर लिए, व्हीट हो, राइस हो, मेज हो, सोरगम हो, बार्ले हो, ये सब ग्रास फैमिली के मेंबर है। चपाती से याद करना है, गेहूं की चपाती, मक्का की चपाती, ज्वार की चपाती, बाजरे की चपाती, जौ की चपाती, जई की चपाती, घास की चपाती। घास इसलिए बोला है, ग्रास फैमिली के मेंबर हैं। और आप जानते हैं ये मोनोकोट फैमिली है। कौन सी फैमिली है? मोनोकोट। मक्का को दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, मोनोकोट है। गेहूं को दो पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, मोनोकोट है। चावल को, राइस को दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, मोनोकोट है, ध्यान करेंगे। तो मोनोकोट फैमिली है साहब। मोनोकोट है तो एंजियोस्पर्म है कि जिम्नोस्पर्म है? एंजियोस्पर्म है ना। आप चपाती के साथ में दाल खा रहे हैं, दाल डाइकोट से मिलती है हमें। चने को दो पार्ट में डिवाइड किया, दाल बन गई साहब, डाइकोट से मिली है। चने को दो पार्ट में डिवाइड करना, डाइकोट हो गया, नहीं हो गया? मूंग को दो पार्ट में डिवाइड किया, दाल बन गई साहब। तो जितनी भी दालें खाते हैं सब डाइकोट से मिलती हैं। तो आप रोज डाइकोट मोनोकोट कॉम्बिनेशन खाते हैं। चपाती दाल खा रहे हैं या चपाती दाल चावल खा रहे हैं? चावल है मोनोकोट है, और चपाती दाल है डाइकोट है। कभी मेस, अब मेस में खाना खाने जाएंगे आप, खाना खा के अपने रूम में आएंगे, कोई आपको नीचे फ्रेंड मिल गई तो पूछे क्या खा के आ रही, बोलना एंजियोस्पर्म खा के आ रही हूँ। तो हमारे फूड का मेजर पार्ट एंजियोस्पर्म तो है। डाइकोट दाल, डाइकोट चपाती, चावल, मोनोकोट है। एंजियोस्पर्म खा रहे हैं सब, रोज एंजियोस्पर्म खा रहे हैं आप जितने भी फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, सब एंजियोस्पर्म से मिलते हैं सब आपको, है नहीं है? तो रोज एंजियोस्पर्म खा रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं आपको क्या खा रहे हैं आप। अभी तक सोचा ही नहीं आपने इस बारे में कि आप क्या खा रहे हैं। तो आज सोचा आपने कि एंजियोस्पर्म खा रहे हैं, है ना। चलिए साहब, एनुअल प्लांट समझ में आया। तो जो प्लांट अपनी लाइफ विद इन ए सीजन पूरी करता है उसे बोलेंगे एनुअल प्लांट है। अब बोले बाइनियल प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ टू सीजन में पूरी करता है। जैसे एक साल के एंड में सीजन आ गया, दूसरे साल की स्टार्टिंग में सीजन आ गया, तो दो सीजन हो गए। तो दो सीजन में लाइफ पूरी करके क्या बोलेंगे? बाइनियल है। ये प्लांट क्या करते हैं, फर्स्ट सीजन में अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, अपने आप को बड़ा कर रहे हैं। तो प्लांट बड़ा हो रहा है, कौन सी ग्रोथ चल रही है? वेजिटेटिव ग्रोथ चल रही है। तो फर्स्ट सीजन में अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, सेकंड सीजन में फ्लावरिंग करते हैं। तो एक ही बार फ्लावरिंग करेंगे होल लाइफ के अंदर, ध्यान करेंगे। एनुअल प्लांट में फ्लावरिंग एक ही बार होती है, ध्यान करेंगे, और इनके अंदर फ्लावरिंग एक ही बार होती है। अब अगर पेरेनियल प्लांट्स, आपके आसपास जितने भी ट्रीज हैं, इनका लाइफ स्पैन लॉन्ग है। जिन प्लांट का लाइफ स्पैन लॉन्ग होता है उनको हम क्या बोलते हैं? पेरेनियल। नीम है, पीपल है, बबूल है, मैंगो है, गुआवा है, लेमन है, ऑरेंज है, बेनन, बरगद है, ये सब पेरिनियल हैं। क्या है? पेरिनियल। जिन प्लांट का लाइफ स्पैन लॉन्ग होता है, लंबी लाइफ होती है, वो सब पेरिनियल कहलाते हैं। तो याद है, ऑल ट्रीज आर पेरिनियल प्लांट्स। तो जितने भी ट्रीज होते हैं ये सब पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। बात समझ में आ रही है यहां तक? अब आ रहे हम मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक पर, ध्यान से चीजों को सुनना है। बॉटनी में जहां पर भी कार्प टर्म आ जाए, कार्प, तो कार्प का मीनिंग फ्रूट से लेना है। कार्प का मीनिंग होता फ्रूट। कार्प मीन्स फ्रूट। अभी मैंने कहा था पेरिकार्प, फ्रूट बॉल इज ऑल्सो नोन एज। जहां पर भी कार्प आ जाए कॉन्सेप्ट लगा देंगे फ्रूट है। एपिकार्प, मेजोकार्प, एंडोकार्प, बोलते नहीं बोलते? फ्रूट की बॉल को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर फ्रूट बॉल एपिकार्प, मिडिल फ्रूट बॉल मेजोकार्प, इनर फ्रूट बॉल एंडोकार्प। ट्रू फ्रूट है तो यूकार्प है, फॉल्स फ्रूट है तो सूडोकार्प है। अरे बोलते ही ऐसे आता पार्थिनो कार्पी, पीछे कार्पी आ रहा है, मतलब कार्प की बात कर रहे हैं। पार्थिनो कार्पी में क्या फॉर्म करना है? फ्रूट फॉर्म करना है। तो अनफर्टाइल्ड ओवरी से यदि फ्रूट बनता है, सीडलेस बनता नहीं बनता? तो सीडलेस फ्रूट बनता है पार्थिनो कार्पी ओवरी साहब।
तो पार्थिनोकार्पी आते ही तुरंत कार्प माइंड में आना है और फ्रूट बनाना है, वहां पे आपको ध्यान रहे। तो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना है पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पी के अंदर। बात समझ में आ रही है? कार्प आते ही तुरंत माइंड में फ्रूट आना है। अब आते हैं हम मोनोकार्पिक, यहाँ पे भी कार्प आया है और यहाँ पॉलीकार्पिक में भी कार्प आया, देख रहे हैं आप? ऐसे प्लांट जो अपनी होल लाइफ में एक बार फ्रूट बियर करेंगे उसे क्या बोलेंगे? मोनोकार्पिक है। तो मुझे बताएं प्लांट में फ्लावरिंग होल लाइफ में एक बार या मेनी टाइम्स? वन टाइम। एक बार फ्लावरिंग होगी तभी तो फ्रूट बियर करेगा साहब। अरे जहां फ्लावर होगा वहीं तो फ्रूट बनेगा। तो साहब एक बार होल लाइफ में फ्लावरिंग करते हैं, मींस एक बार फ्रूट बियर करेंगे तो बोलेंगे मोनोकार्पिक प्लांट से। ऐसे प्लांट जो अपनी होल लाइफ में मेनी टाइम्स फ्लावरिंग करते हैं, मेनी टाइम्स फ्रूट बियर करेंगे, क्या बोलेंगे? पॉलीकार्पिक हैं। ऑल एनुअल प्लांट्स आर मोनोकार्पिक। मुझे बताएं मेज या मक्का का प्लांट है, मक्का के प्लांट में भुट्टा आ गया, कॉर्न कोब आ गया, तो हमेशा क्या भुट्टे देता रहेगा वो? एक बार भुट्टे दे के प्लांट खत्म हो गया साहब, मोनोकार्पिक हुआ नहीं हुआ? तो ऑल एनुअल प्लांट्स आर मोनोकार्पिक। गेहूं के प्लांट से गेहूं एक ही बार मिलेगा आपको, एक ही प्लांट से 10 बार गेहूं नहीं मिल जाएगा आपको। एक सीजन में एक ही बार गेहूं देगा वो। आप सोचिए अगले साल भी उसी प्लांट से गेहूं निकाल दें हम, इम्पॉसिबल, प्लांट ही खत्म हो जाएगा सब, प्लांट की लाइफ ही कम है, एनुअल प्लांट है वो। तो प्लांट मोनोकार्पिक हुआ नहीं हुआ? बाइनियल पे आ रहे हैं। हमने अभी कहा था प्लांट 2 सीजन में अपनी लाइफ पूरी करते हैं, फर्स्ट सीजन में अपनी ग्रोथ करते हैं, सेकंड सीजन में फ्लावरिंग करेंगे। तो होल लाइफ में एक बार फ्लावरिंग करेंगे तो मोनोकार्पिक होगा नहीं होगा? वाइल्ड अनियन, वाइल्ड अनियन जंगली प्याज जो होता है वो होता है बाइनियल प्लांट होता है, ठीक है। पेरिनियल प्लांट आपके आसपास के जितने भी ट्रीज हैं ये पॉलीकार्पिक हैं। बच्चों मैंगो का ट्री है, आपको हर साल मैंगो मिलते नहीं मिलते उसी ट्री से? एक ही ट्री से आप मेनी टाइम्स फ्रूट ऑब्टेन कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे? तो प्लांट पॉलीकार्पिक हुआ नहीं हुआ? अरे हुआ। तो यूजुअली पेरिनियल प्लांट्स आर पॉलीकार्पिक। एक्सेप्शन की अभी बात नहीं करी हमने, हम बोल रहे हैं यूजुअली पेरिनियल प्लांट्स आर पॉलीकार्पिक। यहां तक बात क्लियर है? अब एक एनसीईआरटी का पॉइंट आ रहा है, जो प्लांट एनुअल बाइनियल होते हैं उनके लाइफ के अंदर हमें 3 फेजेज क्लियर कट दिखाई देती हैं। 3 फेजेज कौन सी है बताएंगे? फर्स्ट फेज कौन सी आती है? वेजिटेटिव फेज, ये तो पता है ना। इसे जुवेनाइल फेज भी कहा जाता है, जुवेनाइल फेज। प्लांट अपने आप को बड़ा कर रहा है, कौन सी ग्रोथ चल रही है? वेजिटेटिव ग्रोथ चल रही है साहब। कौन सी फेज है? वेजिटेटिव फेज है। अब सब प्लांट ने फ्लावरिंग कर दी, कौन सी फेज आ गई? रिप्रोडक्टिव फेज आ गई। यस, रिप्रोडक्टिव फेज। फ्लावरिंग हो रही है सांप, सेकंड फेज स्टार्ट हो गई है। फ्लावरिंग हो गई है, पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया है, फ्रूट बन गया है, सीड बन गया, प्लांट मरने जा रहा है, कौन सी फेज आ गई? सेनेसेंट फेज। तो सब प्लांट एनुअल हो चाहे बाइनियल हो, उसमें 3 फेजेज हमें क्लियर कट दिखाई देती हैं। आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि मेज या मक्का का प्लांट अपने आप को बड़ा कर रहा है, कौन सी फेज चल रही है? वेजिटेटिव फेज चल रही है। प्लांट बड़ा हो गया, वेजिटेटिव ग्रोथ हो चुकी है। अब सब प्लांट ने फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी, कौन सी फेज स्टार्ट हो गई? रिप्रोडक्टिव हो गई साहब। फ्लावरिंग हो गई है साहब, अब मक्का के भुट्टे आ गए, अब प्लांट खत्म होने जा रहा है, मरने जा रहा है, सीनेसेंट फेज आ गई साहब। तो 3 फेज क्लियर कट दिखाई देती हैं। बात समझ में आ रही है? अब आ रहे पेरिनियल प्लांट पे। पेरिनियल प्लांट में 3 फेज को क्लियर कट डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होता है। इस पॉइंट को समझेंगे, एनसीईआरटी का पॉइंट है। मैंगो के ट्री में जिस समय फ्लावरिंग हो रही होती है उसी समय नई नई ब्रांचेस भी आ रही होती हैं। फ्लावरिंग हो रही है मतलब कौन सी फेज चल रही है? रिप्रोडक्टिव फेज चल रही है। नई नई ब्रांचेस आ रही है, कौन सी फेज है? वेजिटेटिव। तो 2 फेज मिक्स हो गई नहीं हो गई? तो हम देखेंगे जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं उनमें 3 फेज को क्लियर कर डिटरमाइन नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मैंगो का ट्री 10 साल तक अपने आप को बड़ा करेगा साहब, फिर 10 साल के बाद वो फ्लावरिंग करेगा साहब, ऐसा नहीं कहीं। दोनों फेज मिक्स भी चल रही है सब, बाद में देख रहे हैं आप। अरे बात समझ में आ रही है? तो 3 फेजेज को क्लियर कर डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होता है पेरिनियल प्लांट्स के अंदर। बात क्लियर? चलिए साहब, अब एक्सेप्शन की बात करने जा रहे हैं हम, ठीक है। नोट किया आपने ये? एक्सेप्शन। बैम्बू स्पीसीज, शॉर्ट में लिखते हैं स्पीसीज को एसपीएस से, स्पीसीज, बैम्बू स्पीसीज। अब बैम्बू की स्पीसीज हम ले रहे हैं यहाँ पे बैम्बूसा टुल्डा, बैम्बूसा टुल्डा।
एग्जाम में क्वेश्चन बेम्बूसा के नाम से आ जाए तो भी समझ जाएंगे बेम्बू की बात की जा रही है। अब सुनेंगे सब, पहले सुन लीजिए बाद में नोट करेंगे। बच्चों बेम्बू का जो प्लांट होता है इसकी लाइफ 50 से 100 साल तक हो सकती है। जब ये प्लांट अपने 50 ईयर पूरे कर लेता है तो फ्लावरिंग स्टार्ट करता है। कब? आफ्टर 50 ईयर। 50 ईयर से 100 ईयर के बीच में कभी भी फ्लावरिंग कर सकता है। और जब फ्लावरिंग होती है तो बहुत ज्यादा फ्लावरिंग करता है, बहुत ज्यादा फ्लावरिंग करके बहुत ज्यादा फ्रूट बियर करता है और फाइनली प्लांट खत्म हो जाता है। तो साहब होल लाइफ में एक बार फ्लावरिंग कर रहा है। मोनोकार्पिक या पॉलीकार्पिक? मोनोकार्पिक है। प्लांट पेरिनियल है, लाइफ स्पेन लॉन्ग है, होना चाहिए था पॉलीकार्पिक लेकिन एक्सेप्शनली मोनोकार्पिक है, इसलिए एक्सेप्शन में लिखा है हमने इसको। सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं। अब इसे समझने पर ध्यान दीजिए बच्चों। नीला कुरंजी, इसे नील कुरंजी भी कहा जाता है, नीला कुरंजी या नील कुरंजी। इसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना। स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी या नील कुरंजी। बच्चों नाम से पता चला इस प्लांट में नीले कलर के फ्लावर आते हैं, ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं, इसलिए इसे नीला कुरंजी कहा जाता है। ध्यान से चीजों को सुनना है बच्चों। ये प्लांट हमें देखने को मिलता है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के हिली रीजन्स में। 12 साल में 12 ईयर्स में एक बार फ्लावरिंग करता है। इतनी गजब की फ्लावरिंग होती है कि पूरी घाटियां, पूरे हिल्स जो होते हैं वो ब्लू कलर के हो जाते हैं। ऐसे आपने सुना होगा नीलगिरी, नीले कलर की गिरी है, पहाड़ है नीलगिरी, वहां पे यही प्लांट उगते हैं नीलगिरी के अंदर। ध्यान करें, मुन्नार की घाटी केरला में है नीलगिरी पहाड़, है ना। टूरिस्ट के अट्रैक्शन का बहुत बड़ा सेंटर बन जाता है। अब सब इस प्लांट ने फ्लावरिंग करी 2006 में। कब करी थी फ्लावरिंग? 2006 में फ्लावरिंग करी साहब। पॉइंट को सुनेंगे, बहुत ज्यादा फ्लावरिंग करी साहब। पूरी घाटियां नीली नीली हो गई, ब्लू कलर की हो गई साहब। फ्लावरिंग बहुत ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा फ्रूट बियर किए, बहुत ज्यादा सीड बनाए और प्लांट खत्म हो गया। 12 साल बाद खत्म हो गया। सीड नीचे गिर गए साहब, उस सीड का जर्मिनेशन हुआ, नए प्लांट बने। नए प्लांट जब 12 साल के हो गए तो फ्लावरिंग कर दी नहीं कर दी उन्होंने? तो सब 12 साल बाद दोबारा फ्लावरिंग हो गई। तो 2018 में इसकी फ्लावरिंग हो चुकी है। तो ये अच्छे से याद रखना है। 6, 12, 18 याद रखना है, याद रख लेंगे। 6, 12, 18 से याद रख, 6, 12, 18, ठीक है। छक्का छक्का मारना है, 6, 6 मारना है। 6, 12, 18 ऐसे याद रखना है। दोनों पॉइंट याद करने के। एनसीईआरटी का पॉइंट है 6 वाला, ध्यान करेंगे। सितंबर अक्टूबर 6 लिखा हुआ है वहां पे ना। अब मुझे बताएं ये दोनों प्लांट एनुअल, बाइनियल या पेरिनियल? पेरिनियल है। लाइफ स्पेन लॉन्ग है, 12 साल से ज्यादा की लाइफ है इसकी, 50 से 100 साल की लाइफ है। पेरिनियल प्लांट है। लेकिन मोनोकार्पिक है पॉलीकार्पिक? मोनोकार्पिक है। तो याद रहे ये दोनों प्लांट मोनोकार्पिक हैं। दोनों प्लांट मोनोकार्पिक हैं, पेरिनियल हैं बट मोनोकार्पिक। थैंक यू बच्चों, आज जो पढ़ा क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब जाके आप खाएंगे एंजियोस्पर्म। भूख लगी होगी बच्चे, सुबह से बैठे हैं, शाम से बैठे हुए हैं। कब से आए हैं? 2 बजे से आए हैं, 1:45 से आए हैं, लंच करके आए हैं, डिनर का टाइम हो गया है, ठीक है। मैं इस वाले को बोलिएगा कि एंजियोस्पर्म बढ़िया बनाएंगे। वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि पता नहीं है क्या डिमांड कर दी आज। मम्मी से बात हो तो बोलिएगा कि मम्मी आज एंजियोस्पर्म खा के आए, मजा आ गया। मम्मी पूछ सोचेगी लड़की कोटा में पता नहीं क्या नई नई चीजें खा रही है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसे आज हमने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको आगे सारे टॉपिक में क्लियर करना है। जैसे आज मैं ट्रिक देना स्टार्ट किया है, ऐसी ट्रिक आपको मॉर्फोलॉजी में मिलेगी, ऐसी ट्रिक मैं एनाटॉमी के अंदर भी देता हूँ, ऐसी ट्रिक मैं जेनेटिक्स में भी देता हूँ, ऐसी ट्रिक्स में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी देता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो कई चीजें ट्रिक से बहुत आसान हो जाएंगी आपकी। बच्चों को समझ में नहीं आता क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, कौन सा सिंड्रोम है, 1 सेकंड में झटके में याद कराता हूँ ट्रिक से।
लेक ओपन समझ में नहीं आता, 1 सेकंड में लेक ओपन याद, चलिए साहब टेंशन ही नहीं करना, ठीक है। पर चीजों को अच्छे से याद करते चले बच्चों, आज जो पढ़ा उनको घर पे जाके अच्छे से याद करना है। और दूसरी बात, एक भी क्लास मिस नहीं होने चाहिए, एक भी क्लास मिस हो गई आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है, हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है बच्चों। तो मान के चलें आप लोग ही बहुत अच्छी रैंक देंगे, आप में से टॉपर निकल के आएंगे साहब। टॉपर आप जैसे तो होते हैं, कोई अलग से थोड़ी होते हैं, वो मेहनत अच्छी कर लेते हैं साहब, वो पढ़ते यही है। सारे टॉपर को ही पढ़ाता हूं मैं, जो भी पढ़ाता हूं, ठीक है। कुछ बच्चे टॉपर निकल जाते हैं, कुछ टॉपर नहीं आ पाते, वो उनकी मेहनत पर डिपेंड करता है, लेकिन पढ़ते सबको यही कुछ है, ठीक है। थैंक यू बच्चों। आज फर्स्ट डे है, और जाते हुए आपको पता है क्या करना होता है। नहीं, प्रतिज्ञा तो आते हुए करते हैं, नहीं प्रतिज्ञा करनी होती, सही करें, ये आते हुए ये जाते हुए। प्रार्थना आते हुए करते हैं, जाते हुए प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा करेंगे ही। मैं ही स्टार्ट करिए। मैं, अरे बोली, मैं थोड़ी बोलूंगा। ये लिखी हुई है बेटा।